नमस्कार साथियों। चलिए आज की लर्निंग में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। आईएफएल की एक सिक्योरिटी का एएमसी कंपनी थी। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो एमसी होती है, अर्थात कहने का मतलब ये कहा जा सकता है जो म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीज़ों को मार्केट से कुछ कलेक्ट करती है, बाद में एक एसेट्स मैनेजमेंट के तौर पर कामकाज करती नजर आती है। पहले कंपनी का नाम जो था वो था आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि 2008 में बनी थी। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या गया, कहती है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इन इंडिया। The company mainly act as the wealth manager and the provide service related to the financial provided product is distributions advisory portfolio management, मतलब इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती नजर आई थी कंपनी। बाद में इसी का कंपनी का नाम चेंज कर 361 वॉम लिमिटेड कर दिया गया। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका पोटेंशियल क्या निकल के आती है मार्केट को लेकर, और मार्केट क्या सोचती है इस स्टॉक को लेकर के। जैसे चाहे उसकी हम फंडामेंटल की तरफ देखें या टेक्निकल की तरफ देखें या चार्ट को देखें, तो चार्ट लगातार इसमें लगातार एक ग्रोथ लेवल पे बनी हुई है, जबकि लगातार स्टॉक में इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है बायबैक भी किया है शायद ये, और इसके बाद देखा जाए शायद बोनस दिया था या बायबैक दिया था, इसके बाद चर्चा कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक में लगातार मोमेंटल वाली सिचुएशन थी और अच्छी खासी यहाँ पे जंप नजर आती है, तो हम इसी की चर्चा करते हैं। चलते हैं इस स्टॉक में। यहाँ पे एक 5 साल के चार्ट को हम देख लें तो 5 साल के चार्ट में लगता है स्टॉक बहुत बड़ा जंप नहीं किया था, क्योंकि 5 साल में जब स्टॉक में स्टार्टिंग हुआ था, उससे पहले देखा था स्टॉक अच्छी खासी 9,100 9,900 के आसपास था, 935 तक था। तो उसके बाद मार्केट में एक लंबी सी गिरावट आई थी। गिरावट के बाद मार्केट दोबारा अभी उछलती नजर आई, और आज दोबारा देखा है तो एक ऊपरी सतह पे कारोबार उसी लेवल से ऊपरी कारोबार करती नजर आई, जहाँ पे एक साल का चार्ट देखिए तो एक साल के लगातार 500% का जंप देखने को मिल सकता है। तो आज इसी पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहते हैं, जो कि एक जो एक खुद ही बड़ी कंपनी होती है जो कि दूसरे के स्टॉक को एनालिसिस करता है, हम उसी के स्टॉक को थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। नॉट ए एक्सपर्टस, आई एम ओनली एज अ लर्नर, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस किसी स्टॉक को लेकर के। मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं जो करंट मार्केट प्राइस, मैं कहता हूँ करंट मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, इसको कट कर दीजिए, क्योंकि ये 3 फैक्टर से बना है। पहला फैक्टर एफ है, दूसरा सेक्टर टी है, तीसरा सेक्टर एस है। एफ टी एस का मतलब है फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। तो चलिए जहाँ पे शॉर्ट टर्म उससे बड़ा उससे और लंबे पीरियड के लिए देखा जा सकता है। तो बुक्स वैल्यू क्या कहती है इसके बारे में, तो बुक वैल्यू कहती है इसका 96 रुपीज़ का, और इंटरेस्टिंग वैल्यू कहती है जो कि अंडरलाइनिंग एसेट सोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो वो कहती है करीब 203 रुपये का। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल कहती है, सबसे पहले नज़र पता कहाँ जाती है लोगों का, लोगों का नज़र जाता है यहाँ पे पी के ऊपर। और पी क्या कहती है, पी बेसिकली कुछ नहीं है, पी इज नथिंग। पी नथिंग क्यों, क्योंकि पी का डिपेंडेंसी कहाँ से है, डिपेंडेंसी है इसका ईपीएस है। ईपीएस जो है करीब 23-22 रुपये के आसपास है, और इस करंट प्राइस को 22 रुपये से आप डिवाइड करें तो आपके पास ये एग्जैक्ट मिलेगा 43 रुपये के आसपास। अर्थात ये 43 रुपये के, रुपया मत बोलिए इसको रुपया, यदि रुपया और रुपया को देखें तो रुपया ही होना चाहिए। ये रुपीज़ 43 रुपये के आसपास इसकी क्या है, पी है। अब यदि हम इंडस्ट्रियल के पी की तरफ देखें तो इंडस्ट्रियल के पी क्या कहती है, इंडस्ट्रियल पी कहती है करीब 23 रुपये के आसपास। और इस 23 रुपये से ये देखा जा सकता है ये स्टॉक में यदि 23 रुपये का इंडस्ट्रियल पी है, इसका वैल्यू तो महंगा है, तो महंगा है तो फिर स्टॉक तो फिर चलती कैसे, तो चलती नजर आती है क्यों, बात पता है, चलती केवल और केवल इस फैक्टर से नहीं आता, क्योंकि ये तो एक तरीका, ये तो समझने का तरीका है। चलती है किसके वजह से, चलती है समझने की पर्पज है। हमें डेट्स की बात किया जाए तो हमें डेट्स देखने को मिलती है करीब 2.75, काफ़ी ज़्यादा है। इस करंट एसेट थोड़ा सा कम है, 0.84 के आसपास का है। आर ओ सी कहती है 14.5, आर ओ कहती है 24.5। फेस वैल्यू है 1 का, और डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है 1.68% का जो है ना, इसका क्या है डिविडेंड रिकॉर्ड निकल के आती है। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो कि पता है ना शायद जैन साहब की कंपनी है, तो जैन साहब की कंपनी की बात करो तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 17% के आसपास, और जैन साहब ने इस 17% में 31% होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। मुझे ये कई बार ऐसा खटकता है
यार इतने बड़े इन्वेस्टर्स को या फिर इतने बड़े जो कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अलग अलग सोर्सों से पैसा होता है, उनको और पैसे की क्या जरूरत है कि जो प्रमोटर ने अपनी शेयर को बेच दिया, अपनी शेयर को बेचा नहीं, अपनी शेयर को अपने शेयर को प्लेज कर दिया, उसके बदले में और कुछ पैसा ले लिया होगा बैंक से या किसी और संस्था से। इस 17% में करीब करीब 31% का हमने प्लेज किया हुआ है। फिलहाल बुक तो प्राइस टू बुक वैल्यू 10 गुना बढ़ा हुआ है, और इसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए, इसके हिसाब से देखा तो फिर लगता है कि अच्छा अभी मार्केट टूटेगा, लेकिन ये हम पीयर्स के भी कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। हमने दो अलग एस्पेक्ट लिया है उसको दूर से समझने के लिए। दूर से समझने का पर्पस ये है जो कंपनी का, इस कंपनी का डेटर्स क्या हो सकता है, जो कंपनी किस चीज़ में डील करता है, जो कंपनी डील करता है एडवाइजरी सर्विस में, या डील करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विस का पेमेंट इसके पास नहीं आता क्या? पेमेंट 41 दिन में आता है। हो सकता है कॉर्पोरेट इनके पास, जो इनका पास कुछ जिस कॉर्पोरेटर के लिए सर्विस देते हो, वो कहते हो जब हम तो 41 दिन में पैसा देंगे, 40 दिन में पैसा देंगे, तो ये हो सकता है उनकी अलग अलग टर्म कंडीशन हो सकता है। मैं इस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्वेरी यहाँ पे है, और ये मैं एक बुक्स के हिसाब से क्वेरी लेना चाहता हूँ, अतः समझना भी चाहता हूँ। सेल्स के बेसिस पे कितना है इनका AR पड़ा हुआ, इनका जो ट्रेड रिसेबल्स हैं मार्केट से लेकर के वो 11% है, ठीक है। और प्रॉफिट के बेसिस पे कितना है, प्रॉफिट के बेसिस पे AR जो है वो कितना है, वो नियरली करीब 41% का। इस एक जो प्रॉफिट है कितना, उस प्रॉफिट में जो भी अमाउंट, उसमें 41% का जो पेबल जो रिसेबल्स वाला पार्ट है फ्यूचर में, वो भी इंक्लूडिंग है। इसको समझने की प्रयास कर रहा हूँ। आगे कहते हैं इसके बारे में, इस कंपनी का प्रॉपर व्यू तरफ और जानने का प्रयास करते हैं, तो पीयर्स कंपनी में किसका क्या पोटेंशियल है उसके चर्चा करते नजर आते हैं। चलिए, जो पी है उस पी में देखा जाए तो इसमें हम दो तरह के लिए हैं, पी और डेट्स दोनों को लिया है, और इधर भी हमने डेट्स और AR वर्सेस प्रॉफिट को और AR वर्सेस सेल्स को भी कवर किया है। तो चलिए यहाँ पे देखने को आई, ये जो फाइनेंशियल सर्विस है, बेसिकली इनका काम क्या था, इनका काम है म्यूचुअल फंड्स वगैरह का काम देखना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस देखना, AMC है, तो इसको AMC से कंपेयर किया जा सकता। तो आजकल जियो फाइनेंशियल भी AMC का कामकाज करेगी, तो इसका AMC का भी होगा, तो इसको फिलहाल कंपेयर करने के लिए मुझे लगता है HDFC AMC से कंपेयर किया जा सकता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन होगा। और इसका देखने को मिलता है कि HDFC से जो इसका है जो पी है वो काफ़ी कम रहा है, और जबकि डेट्स है वो HDFC का कुछ भी नहीं है, इसका करीब 2.75 के आसपास का है, जो कि थोड़ा सा बढ़ा देखने को मिलती है। ऐसे ही यदि AR वर्सेस हम सेल्स और प्रॉफिट को देखें तो निकल के आती है इस कंपनी में, जो कि HDFC AMC का 4% है, तो इसका 11% है। ऐसे जो प्रॉफिट वर्सेस AR है वो AMC का देखने को मिलता है करीब 5%, तो इसका मिलता है 41% के आसपास। तो दोनों में सोच के देखिए पोटेंशियल किसका बेहतर नजर आता है, इसका मतलब HDFC AMC या 360 का AMC। तो चलिए इनको आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली डेटा को देना, क्वार्टरली लगातार इसमें ग्रो लेवल देखने को मिली है, और पुरानी कंपनी है तो इनका ग्रो लेवल तो देखने को बनती नजर आती है। जहाँ पे इनका प्रॉफिट का भी ग्रो लेवल लगातार एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई नजर आती है, 242 करोड़ तक, 43 करोड़ तक का इसका क्वार्टरली प्रॉफिट गया। ऐसे ईयरली प्रॉफिट की तरफ देखें तो ईयरली प्रॉफिट इसका करीब गया है, सेल्स गया करीब 3,000 करोड़ के आसपास, जो कि किसी टाइम में 1,700 के आसपास हुआ करता था, वो 3,000 करोड़ तक पहुंचा है। दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ इनका प्रॉफिट करीब 804 करोड़ तक पहुंचा है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल्स हैं मार्केट को लेकर के, वो थोड़ा सा पहले से काफ़ी बेहतर साबित हुआ है, क्योंकि पहले इनका प्रॉफिट जो था काफ़ी कम था, धीरे धीरे लगातार इसमें अर्थात इनकी जो क्लाइंट बेस हैं और सर्विसेज हैं वो लगातार बढ़ती नजर आती है। इसमें सेक्टर वाइज भी हम समझने का प्रयास, यदि डेटा होता है तो समझने का प्रयास करते हैं, आखिर इनकी खुद की ट्रेडिंग से इतना पैसा आता है या किसी के थ्रू पैसा आता है, जो कि क्लाइंट्स के लिए सर्विस देते हैं उसके लिए पैसा आता है, या फिर इंटरेस्ट अर्न होता है, तो इसका भी हम समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ऐसा डेटा हमारे पास यहाँ पे देखने को नहीं मिलती नजर आती है। ये सेगमेंट वाइज आती तो है, लेकिन उसके लिए प्रो वर्जन लेना पड़ता है, फिर मैं इसको पेमेंट करूँ या फिर ऐसा कुछ बात कल की आई तो
अब आते हैं हम कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की पार्ट में। इन्वेस्टमेंट की पार्ट में कहती है कंपनी, उससे पहले दो एस्पेक्ट को लेना चाहते हैं, और दो एस्पेक्ट ये है 52 वीक की हाई को और लो की। तो 52 वीक की हाई कहती है करीब 1065, लो की बात करते हैं 467, अर्थात यहाँ से देखा जाए तो नियरली 2.25 टाइम्स कर चुकी है इनकी बॉटम से हाई तक के लिए रेंज को प्राइस। इसी तरफ देखा जाए तो हम इसको इसकी एक साल के चार्ट को आकलन करें तो एक साल के चार्ट में लगातार एक ग्रोथ देखने को मिली है। एक साल की खास के एक साल में ये सस्टेन करती नजर आई थी स्टॉक, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा सस्टेनिटी क्या हुआ, थोड़ा सा बिगड़ा था लेकिन दोबारा चढ़ती नजर आई, और चढ़ती में अच्छी चढ़ती नजर आई। और आप देखा जाए इसका एवरेज प्राइस 60 डिग्री के ग्राफ बनाती नजर आती है लगातार, और लगातार इसमें बढ़ती नजर आती है। अब आते हैं इसका लेटेस्ट, इसमें हमने दो लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है। फिलहाल यहाँ पे जुलाई का कोई अपडेटेड नहीं है, जून का एक अपडेटेड था। यहाँ पे न्यूज पेपर पब्लिकेशंस और सजेशंस की बात करती नजर आई थी, जहाँ पे मैनेजमेंट को चेंज करती। अब कंपनी का डिविडेंड वगैरह का रिकॉर्ड देखे तो अभी 24 के अंदर ही कंपनी ने दो बार डिविडेंड पे किया है। एक तो जनवरी में दिया था, एक बार मई में दिया है, 4 रुपये, 4.5 का और 3.5 का, अर्थात 8 रुपये का डिविडेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी ने दिया है, जो कि नियर अबाउट 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम ही है। चलिए आगे आगे समझने का प्रयास करते हैं। वो समझने का प्रयास क्या कर रहे थे हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहती है जहाँ पे जो कि मेन इनके पास निर्मल जैन है, जिनका पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है करीब इस कंपनी में 5%, और बाकी सारे इनके जो यतीन शाह हैं इनके पास 3%, और बाकी कुछ और धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टर हैं क्योंकि इनकी फैमिली ट्रस्ट वगैरह उनके पास होल्डिंग है। ढेर सारा प्रोमोटर्स देखने को लिस्ट और निकल के आती है, कुछ के पास है कुछ के पास देखने को नहीं मिलती नजर आती। एफ आई, सबसे ज़्यादा एफ आई देखने को मिली इस स्टॉक में, जहाँ पे एफ आई ने लगातार अपनी पोजीशन बनाती नजर आई। यहाँ पे 24% से 25-25 लगातार देखने को मिलती है। इसको आकलन करके देखें तो लगातार क्या हुआ, अभी सबसे ज़्यादा ये कहा जा सकता है इस कंपनी को एक तरह से रन करने वाला कौन है, एफ आई ही रन करती नजर आती है। और इस एफ आई में कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन की नाम निकल के आती है तो देखा जा सकता है, इसमें देखा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस है ना, वो 24% की पोजीशन देखने को मिलती है। और वो 24% किसने होल्ड किया है, बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड ने होल्ड किया हुआ है। और ये कंपनी कहाँ की है, कैसी है, मुझे नहीं आइडिया। इसके बारे में एक ही नज़र किया जा सकता है, इसको आप सिंपल सी गूगल में सर्च करके देखा जा सकता है आखिर ये कंपनी कहाँ की है। जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा स्टेक फंसी है वो कंपनी किस कंट्री से कहाँ से बिलोंग करती नजर आती है। ऐसा कहो कोई भी यहाँ पे अपडेट निकल के नहीं आता। CCI अप्रूवल फॉर द एक्विजिशन ऑफ द 24% ऑफ द स्टेक्स, और इसके बाद करती नजर आई थी। PIB के रिपोर्ट्स में, PIB की रिपोर्ट्स में कहा था कि CCI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ द 24.98%, 25% की होल्डिंग ऑफ द IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड बाय द BC एशिया इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड। और इसने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया था, जो कि कंपनी है ब्रेन कैपिटल इन्वेंटेड LLC है। किस कंट्री की कंपनी है ये, इसलिए देखा जाए तो एशिया, BC एशिया एक्वायर इन द इन्वेस्टमेंट इन द होल्डिंग ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉरिशस। अब ये कंपनी भी मॉरिशस की है दोस्तों। मुझे, मैंने कई बार आता ही है सबसे अच्छा मॉरिशस में कंपनी बनाना है, क्या सबसे ज़्यादा पैसा मॉरिशस में ही है, जहाँ पे मॉरिशस से इतना सारा पैसा इंडिया में आती है, या फिर कहीं से रूट करके आती है, या कुछ ऐसा एंगल तो नहीं आता जहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट कहीं और की होती है और ऑलमोस्ट कहाँ पे आके खड़ी होती है। तो चलिए ये बिजनेस का एक बड़ा सा चेन बनती नज़र आती है, कोई बात नहीं, हम इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। तो चलिए इसको हमने समझने का प्रयास किया, इस कंपनी को, जहाँ की इसकी मॉरिशस के पास इसके मेन होल्डिंग्स निकल के आती है। वो ये भी हो सकता है मॉरिशस की कंपनी में किसका होल्डिंग है वो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा। हम तो एक दिन ट्राई करेंगे, जब मॉरिशस की कुछ कंपनियों की हिस्टोरिकल डेटा हमें मिल जाए तो कुछ बेहतर होगा, खास की यदि लिस्टेड कंपनी है उसका तो मिल जाता है। बाकी कंपनियों के लिए थोड़ा सा जैसे इंडिया में पेमेंट वगैरह देना होता है कुछ मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर को, जब आखिर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं उस कंपनी के डेटा को। तो यहाँ पे DI में DI कुछ ज़्यादा नहीं है, DI 8% के आसपास, और पब्लिक भी देखने को मिली करीब 10% के आसपास। आखिर हुआ क्या, प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवाली कर दिया या ऐसा कुछ सिचुएशन थी, तो हम इसको एक नज़र डालने का दोबारा प्रयास करेंगे ईयरली डेटा में। तो ईयरली डेटा में ये निकल के आती है प्रमोटर्स ने क्या किया,
प्रोमोटर्स के पास ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे पब्लिक के पास ज़्यादा फंड थी। पब्लिक के पास जो देखने को आई कि करीब 51% तक थी, उसी में से शिफ्ट करके कहाँ गया, उसमें से शिफ्ट करके चला जाता है एफआई के पास। और एफआई साथ इस कंपनी को रन करने वाले एफआई ही एक हैं, जो कि मॉरिशस की कंपनी इसको रन करती नजर आती है। चलिए आगे क्या कुछ अपडेट इस तरह के और कुछ अपडेट की तरफ चर्चा करें तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आता। अब आपके आज परफॉर्मेंस क्या कहना चाहता है स्टॉक। तो 965 का फिलहाल प्राइस देखने को मिला, जबकि इसका चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में लगातार एक ग्रो लेवल देखने को मिला। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, जो स्टॉक में कुछ स्टॉक लगातार ग्रो लेवल पे चलती नजर आती है। सपोर्टिंग तरफ देखें तो सपोर्टिंग आप किसी भी आंकलन से देख सकते हैं, चाहे आप इस भी आंकलन से देखा जा सकता है। आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, ढेर सारे इंडिकेटर्स होते हैं। मैं कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट। इसलिए तो इसमें देखा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ों को 6 महीने में अच्छे खासा जंप देखने को मिला, 1 महीने में देखने को मिला करीब 200% के आसपास जंप है, 5 दिन में लगातार देखने को मिला। तो ऐसा प्रेशर देखने को मिला, और प्रेशर में पता है क्या हुआ, पिछले 5 दिन में स्टॉक में एक लगातार एक गिरावट का पोजीशन बनती नजर आई थी। और इसके हिसाब से क्या हुआ, स्टॉक में ये देखने को मिला, इसका एवरेज वैल्यू के हम तरफ डे मार्क एवरेज वैल्यू की तरफ एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि डे मार्क क्या चल रहा है इसके। हम पिछले 6 महीने के डे मार्क 50 डे के हिसाब से डे मार्क देखते हैं, उस हिसाब से अभी ऊपरी सतह पे कामकाज करती है, 1 महीने का भी ऊपरी सतह पे कामकाज करती है। और क्योंकि नियरेस्ट के लिए सबसे बेहतर मुझे लगता है 50 डे मार्क, या उससे कम 7 डे मार्क, या फिर 30 डे मार्क होता तो काफ़ी बेहतर होता है। उससे में जहाँ की उसमें ट्रेंडिंग का एग्जैक्ट पता चलता है, उसका एवरेज और वॉल्यूम का पता चलता है, एवरेज वैल्यू का पता चलता है कि क्या इसका एवरेज वैल्यू निकल के आती नजर आती है। तो चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम था 361। बेसिकली पहले कंपनी का नाम था IIFL, सीक्रेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है। इसका पीएस कंपनी में देखा था, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर लगता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन है। मोतीलाल ओसवाल जो है ना, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, और उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इनका भी बिजनेस मॉडल सेम है। ऐसे ही हम देखें तो शार्दुल और मुन कैंप्स करके आती है, मुना कैंप। तो इसको किससे क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा नहीं आता, कुछ डेटा आता है, तो कुछ इसको यहाँ से कंपनी नहीं कह सकता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।